आपके अपने यूट्यूब चैनल रंग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं भूगोल जियोग्राफी में अध्याय 2 चैप्टर 2 आपका विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि पढ़ने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, इससे पहले आपने अध्याय 1 नहीं पढ़ा तो जाकर जरूर पढ़िएगा। तो इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले ये जानते हैं। ओके, इस अध्याय को मैं आपको केवल एक ही वीडियो में अपना कवर हो जाएगा। ओके, छोटा अध्याय है, बेहतरीन अध्याय है, ध्यान से आपको पढ़ना है। ओके, तो इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो जानते हैं। तो इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। ओके, हम यह भी पढ़ेंगे कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। साथ ही हम प्रवास के बारे में भी पढ़ेंगे और जानेंगे कि लोग एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह क्यों क्या रहते हैं। ओके, और इसकी आपको नोट्स की चिंता बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैं आपको नोट्स आपको वेबसाइट में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। अभी आपको केवल ध्यान से वीडियो देखना है और समझना है। तो सबसे पहले आपका टॉपिक आता है जनसंख्या घनत्व की परिभाषा बताइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है, तैयार कर लीजिएगा। तो जनसंख्या घनत्व क्या है? प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जनसंख्या घनत्व क्या है? प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में, मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे? जनसंख्या घनत्व कहेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो जनसंख्या घनत्व बराबर होता है आपका जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, इसका आपका हो जाएगा। ओके, तो ये होता है आपका जनसंख्या घनत्व की परिभाषा और आपका सूत्र। ओके, याद अच्छे से कर लेना है, शॉर्ट में हमेशा पूछा जाता है पेपर में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सघन आबाद क्षेत्र किसे कहते हैं। ओके, सघन आबाद क्षेत्र किसे कहते हैं? तो विश्व में सघन आबाद क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां की आबादी 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होती है। मतलब क्या है? सघन आबाद वाला क्षेत्र हम उस क्षेत्र को कहेंगे जहां क्या है 200 व्यक्ति, मतलब 1 किलोमीटर में लगभग क्या अगर 200 व्यक्ति रह रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो क्षेत्र है वो क्या है? सघन आबाद वाला क्षेत्र है। उदाहरण के लिए यूरोप का क्या है? उत्तर पश्चिम वाला भाग, और अमेरिका का उत्तर पूर्वी वाला भाग, ये सब क्या है? सघन आबाद वाले क्षेत्र है। ओके, ये 2 एग्जाम्पल दिए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इस चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ओके, और शॉर्ट में आता है, इजी चैप्टर है, अच्छे से पढ़ेंगे एक बार हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। तो जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? किसी भी क्षेत्र में एक विशेष समय अवधि के दौरान हुए जनसंख्या में परिवर्तन को क्या है? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। मतलब कोई हम फिक्स क्षेत्र ले लेते हैं। ओके, और क्या है एक विशेष अवधि चुन लेते हैं। जैसे हम अवधि चुनते हैं कि क्या अवधि चुनते हैं कि क्या आपका हो जाता है 2011 से, मान लीजिए हमने चुना 2021। ओके, 2021 तो फिक्स अवधि चुन ली है। इस वर्ष में क्या है? जनसंख्या में क्या परिवर्तन हुआ इन वर्षों के दौरान, इसे हम क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि। इसलिए लिखा है किसी भी क्षेत्र में, मतलब निश्चित क्षेत्र में एक विशेष समय अवधि, हमने विशेष समय अवधि ले ली, कोई भी समय अवधि ले ली, उसमें क्या है? जनसंख्या में क्या परिवर्तन हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। ओके, और यह क्या है? यह परिवर्तन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ओके, अब जनसंख्या परिवर्तन की घटक कौन कौन से हैं? तो 3 घटक हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास, ये 3 घटक होते हैं। ओके, अब हम पढ़ने वाले फैक्ट्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है। ओके, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दर वाला देश है, तो कौन सा देश है? लाइबेरिया क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है, तो लाटविया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका की। तीनों फैक्ट्स को अच्छे से तैयार कर लेना है। आप तो क्या है एमसीक्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, इसलिए मैंने अलग से इन्हें लिख दिया है। एकदम रट लेना है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला वृद्धि वाला देश आपका लाइबेरिया, कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है लाटविया, और किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, तो है अफ्रीका। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं। और अभी तक दोस्तों हमने क्या है वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका क्या है लाइक हमें क्या है मोटिवेशन का काम करता है। ओके, और कोई भी डाउट हो आपको ओके तो बेझिझक होकर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ओके, अब देख लेते हैं प्रवास क्या है, प्रवास जानेंगे। ओके, प्रवास क्या होता है? मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने को क्या कहते हैं? प्रवास है। ओके, आज हम यहाँ रह रहे हैं और कल हम क्या है दूसरी, जैसे आज हम किराए से रह रहे हैं इस मोहल्ले में। ओके, और क्या है कुछ साल बाद हम क्या है दूसरे क्या है मोहल्ले में चलेगा, तो हमारे क्या एक प्रकार से प्रवास हो जाएगा। ओके, मतलब एक स्थान में जहाँ रह रहे हैं उसे छोड़कर दूसरे स्थान में रहने लगे, इसे क्या है हम प्रवास कहते हैं नॉर्मल भाषा में। ओके, उद्गम स्थान किसे कहते हैं? जहां से लोग चलते हैं। ओके, तो मान लीजिए ए स्थान है, एक बी स्थान है। ओके, तो मैं ए से चलकर क्या रहने लगा, बी में रहने लगा। ओके, इस स्थान को छोड़कर अब बी में रहने लगा। ओके, तो इसे हम कहेंगे प्रवास। अब क्या उद्गम स्थान इसमें कहा होगा? तो जहां से लोग चलते हैं, मतलब मैं ए से चला तो ये मेरा हो जाएगा उद्गम स्थान। ओके, गंतव्य स्थान कहा होगा? जहां लोग आगमन करते हैं, मतलब बी हो जाएगा मेरा क्या? गंतव्य स्थान। आइए समझ चुके होंगे।
ओके, अब प्रवास स्थायी, अस्थायी, मौसमी हो सकता है। ओके, स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है। जैसे मैं कुछ दिनों के लिए क्या दूसरे स्थान पर गया तो मेरा अस्थायी हो जाएगा प्रवास। ओके, और मैं क्या हमेशा के लिए चला गया, कहीं दूसरे देश चला गया, मान ली हमेशा के लिए कि दूसरे जिला चला गया। ओके, मतलब अधिकतम टाइम के लिए तो हो जाएगा मेरा स्थायी प्रवास। ओके, और कभी गया कभी नहीं गया तो एक बार मौसम टाइप है, जैसे मौसम क्या है बदलता रहता है इसलिए। ओके, ये प्रवास किस प्रकार से हो सकता है, गांव से गांव में हो सकता है, मतलब एक गांव से दूसरे गांव में, गांव से नगर में हो सकता है। ओके, नगर से नगर में हो सकता है, या नगर से क्या है गांव में हो सकता है। इस प्रकार के प्रवास होते हैं। ओके, अब प्रवास के कारण क्या है, मतलब लोग प्रवास क्यों करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान लोग क्यों जाते हैं। ओके, तो देखिए इसके दो कारक हैं, हम इसे दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला हो जाएगा आपका प्रतिकर्ष कारक, दूसरा हो जाएगा आपका अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक क्या हो जाते हैं, बेरोजगारी हो गई, रहन सहन की निम्न दशा हो गई, प्रतिकूल जलवायु, महामारियां, अशांति, लड़ाई झगड़ा, ये सब कारण है, इन्हें कहते हैं प्रतिकर्ष कारक। ओके, प्रतिकर्ष कारक हो जाएगा। जैसे हो जाएगा बेरोजगारी कारण, जैसे क्या है गांव में क्या है रोजगार के अवसर नहीं है तो लोग शहरों की ओर भगते हैं कि वहाँ कारखाने हैं तो रोजगार मिल जाएगा। रहन सहन का निम्न स्तर है। ओके, तो इसलिए किसी के प्रतिकूल जलवायु के कारण, और अशांति हुई है, लड़ाई झगड़ों के कारण क्या है, ये सब क्या हो जाएगा प्रवासी कारण हो जाएगा। अपकर्ष कारण हो जाते हैं, अपकर्ष मतलब आकर्षित करे, आकर्षित करे। वैसे कौन से है जो आकर्षित करते हैं, काम के बेहतर अवसर, जैसे क्या है शहर क्या है आकर्षित करता है गांव के लोगों को, इसके कारण काम के बेहतर अवसर होते हैं क्योंकि शहर में, इसलिए क्या है ये आकर्षित करना है। अपकर्ष मतलब आकर्षित करने वाले का, अगर प्रतिकर्षित करने वाले जो दूर भगाते हैं। ओके, तो रहन सहन की अच्छी दशा, अनुकूल जलवायु, शांति, सुरक्षा, ये क्या है आकर्षित करने वाले कारक हो जाएंगे। ओके, तो एक प्रकार से सभी कारक क्या है प्रवास क्या है कारक हो जाएंगे। चलिए आगे दूसरा टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये आपका टॉपिक है, अच्छे से आपको इसे तैयार कर लेना है, अक्सर ये पेपर में पूछा जाता है। तो इसे हमने कई भागों में बांटा है, तो पहले हम देख ले हैं भौगोलिक कारण, मतलब प्राकृतिक कारण देखेंगे। ओके, तो प्राकृतिक कारण में मतलब जनसंख्या वितरण के प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारण देखेंगे। ओके, इससे भी कई पॉइंट है, जल की उपलब्धता। ओके, जल ही जीवन है, जैसे आपको पता है कि जहाँ क्या है लोग ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जहाँ जल क्या है आसानी से उपलब्ध हो जाए, क्योंकि जल से ही सब कुछ होता है, सभी कार्य क्या है जल ही से होते हैं। अगर कोई खेती किसानी कर रहा है, वो भी उद्योग लगा रहा है, तो भी घर के कार्य जितने भी होते हैं जल के बिना संभव नहीं है, इसलिए जल की उपलब्धता भी जहाँ होगी वहाँ लोग निवास करेंगे। भू आकृति भी, अगर उबड़ खाबड़ या पहाड़ी इलाका हुआ तो वहाँ लोग ज्यादा पसंद नहीं करना रहना चाहते हैं। ओके, लोग क्या है एक समतल में रहना चाहते हैं, और जहाँ अच्छी कृषि हो ऐसे क्या है भूमि में रहना चाहते हैं, इससे लोग क्या है समतल में ज्यादा पसंद करते हैं। तो भू आकृति भी क्या है एक महत्वपूर्ण कारण है, जनसंख्या, मृदा भी एक महत्वपूर्ण कारक है। लोग ऐसे स्थान पर रहना चाहते हैं जहाँ उपजाऊ मिट्टी हो, उपजाऊ मिट्टी होगी तो अच्छी कृषि होगी। ओके, तो इसलिए क्या है ये भी कारण हो जाता है। ये तीन कारण हो जाएंगे आपके भौतिक कारण में। और आर्थिक कारण मतलब जो क्या है पैसों रुपयों से संबंधित हो। ओके, और आपके व्यवसाय संबंधित हो। आर्थिक कारण में औद्योगिक कारण, जिन क्षेत्रों में क्या उद्योग होते हैं। ओके, तो वहाँ लोग क्या रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर उद्योग होंगे तो उन्हें क्या है रोजगार मिल जाएगा, मजदूरों को बड़े पैमाने वहाँ रोजगार के अवसर होते हैं। साथ ही क्या है नगरीकरण हुआ, लोग क्या है नगरीय क्षेत्रों में अधिक बसते हैं क्योंकि वहाँ क्या है अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होती है, शिक्षा सेवाएं अच्छी होती हैं। साथ ही खनिज से भी, जिन क्षेत्रों में क्या है अच्छा खनिज पाया जाता है, ओके, खनन अधिक होता है, इस वजह से क्या है मजदूरों को रोजगार मिलता है, इसलिए उस क्षेत्रों में भी रहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या है इस प्रकार से जनसंख्या वितरण के प्रभावित करने वाले कारक को दो हिस्सों में बांटा था, भौतिक कारक और क्या है आर्थिक कारक। उसके अंदर भी हमने टॉपिक पढ़ लिए हैं। अब दोस्तों आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर में आ जाता है, कुछ लोगों को इसमें डाउट रहता है, लेकिन मैं अच्छे से समझा दूंगा कि थोड़ा अलग से चैप्टर आपका टॉपिक हो जाता है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। ओके, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है चलिए इसे पढ़ लेते हैं। तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। मतलब एक पैमाना है, इससे हम क्या है माप लेते हैं, कोई स्थान को हमने चुन लिया है तो हम इसके सहायता से बता सकते हैं सिद्धांत के माध्यम से कि वहाँ की जो क्या है जनसंख्या अब क्या है आगे 10 साल में कैसी होगी। ओके, अब आगे 5 साल में कैसे होगी, मतलब आगे भविष्य की हम बता सकते हैं किसके माध्यम से, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत से। ओके, अब इसे 3 हिस्सों में हम पढ़ेंगे, 3 हिस्सों में बांटा गया है। ओके, 3 हिस्सों में कौन कौन से, पहला प्रथम अवसर, फिर द्वितीय अवसर, अवसरा, फिर आपके अवसर हो जाएगा अवस्था, यहाँ अवसरा की जगह अवस्था हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे अवस्था है, तो प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था, इन 3 अवस्था में हम पढ़ने वाले हैं। इसे मैं आपको सबसे आसान भाषा में बताऊं, आपने देखिए सुना होगा विकसित देश और विकासशील देश। ओके, ये 3 आपने पढ़ा होगा। पहले हो जाता है अविकासशील देश, मतलब जिनका विकास नहीं हुआ। एक हो जाता है विकसितशील देश, मतलब जो क्या है विकास कर रहे हैं, और एक विकसित देश मतलब जिनका विकास हो चुका है। ओके, जैसे अपना भारत क्या है, भारत एक अपना विकासशील देश है, मतलब अभी विकास कर रहा है। तो
तो इसी प्रकार से 3 हिस्सों में समझ लीजिए। तो जो प्रथम अवस्था होगी वो प्रथम अवस्था में क्या होगी आपका, इसमें होंगे अविकासशील देश जिनका मतलब विकास नहीं हुआ। तो इनमें क्या क्या होता है, प्रथम अवस्था में होता है उच्च जन्म दर होती है, उच्च मृत्यु दर होती है। उच्च जन्म दर क्यों होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो प्रथम अवस्था होती है ये अविकासशील देश होती है। अविकासशील जहाँ विकसित नहीं हुए, तो यहाँ की क्या है जो शिक्षा भी कम होती है, शिक्षा कम होने से उच्च जनसंख्या दर होती है। ओके, और क्या है मृत्यु दर भी इसलिए ज्यादा होती है कि यहाँ क्या है अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती, धीमी क्या है जनसंख्या दर होती है। और ज्यादातर लोग यहाँ क्या है खेती का काम करते हैं, जीवन प्रत्याशा कम होती है, लोग क्या है अशिक्षित होते हैं। अब अविकासशील है तो विकास नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि क्या है वहाँ क्या है अशिक्षित हैं लोग। ओके, ये हो जाएगा आपका प्रथम अवस्था की आपके विशेषताएं। और द्वितीय अवस्था में आ जाता है वे देश आ जाते हैं आपके, समझ लीजिए द्वितीय अवस्था से आप करके चलिए जिसके है विकासशील है। ओके, जैसे अपना भारत हो गया, जिसमें प्रारंभ में क्या है उच्च प्रजननशीलता होती है, समय के साथ प्रजननशीलता होती है, स्वास्थ्य संबंधी दशाएं क्या है सुधार होता है, मतलब क्या है एक नॉर्मल स्तर में होता है। तृतीय अवस्था में मतलब पूरी तरीके से जो क्या है आपका विकसित हो चुके हैं, जैसे अमेरिका हो गया, तो इसमें क्या है जन्म दर क्या हो एवं मृत्यु दर क्या है दोनों घट जाती है, क्योंकि इसमें शिक्षित हो जाते हैं लोग। साथ ही क्या हो जाता है इसमें तकनीकी ज्ञान होता है और जनसंख्या नगरीय होती है। साथ ही क्या है मतलब जनसंख्या पूरी अब क्या है नगर की ओर ज्यादा रहना पसंद करती है। साथ ही क्या है जनसंख्या या तो स्थिर होती है या क्या धीमी गति से बढ़ती है। ओके, तो ये हो जाएगा आपके तृतीय अवस्था। इसका निष्कर्ष क्या निकला, अतः क्या हो जाएगा, अतः यह कहा जाता है कि जननांकी सिद्धांत से भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाया जाता है। अगर आपसे क्या है जनसंख्या, आपको जननांकी संगठन सिद्धांत अगर आपके पेपर में आता है तो आपको ये तीन हिस्सों में समझाना है, 3 अवस्था में समझा देना है और इसका उपयोग क्या है और इसका निष्कर्षण क्या है ये आपको बता देना है। ओके, तो आई होप आप समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट आपका लास्ट अवस्था है आपका टॉपिक जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याएं। ओके, जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याएं कौन कौन सी है, तो संसाधनों पर दबाव पड़ता है, संसाधनों पर दबाव पड़ता है। ओके, जनसंख्या वृद्धि से साधन तो निश्चित है, जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल आपका निश्चित मात्रा में पृथ्वी में है, जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। ओके, पेट्रोल की क्या है एक ऐसी अवस्था आएगी जिससे क्या है खत्म भी हो सकता है पेट्रोल, क्योंकि एक बार से पेट्रोल भी एक संसाधन है जिस पर क्या है ज्यादा दबाव पड़ता है। ओके, साथ ही प्रदूषण भी है, जितनी ज्यादा जनसंख्या जहाँ की होती है उतना ज्यादा वहाँ प्रदूषण फैलता है। साथ ही क्या है विकास में बाधा होती है। ओके, साथ ही क्या है भरण पोषण की समस्या होती है। खाद्यान्न तो देखिए निश्चित है, लेकिन जनसंख्या मान ली ज्यादा हो गई, खाद्यान्न की कमी हो गई, तो उनका जो इतने सारे लोग हैं उनका खाद्यान्न की सीमित है तो उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी, इससे क्या है भरण पोषण की भी समस्या होती है। तो इस प्रकार से अपना ये चैप्टर खत्म हो जाता है, अध्याय 2। ओके, अब आपको क्या है चैप्टर को अगर आपने मेरे साथ बेहतरीन तरीके से पढ़ा है तो मैं आपको 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और मैंने इस चैप्टर में अभी आपको पढ़ाए हैं। ओके, तो तीनों को उत्तर आपको क्या है क्रम से कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, आपसे एमसीक्यू में पूछे जाएंगे, मैंने आपसे कहा था। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो तीनों के क्रम से आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन है सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है और किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, तो इस प्रकार से अपना ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। साथ ही दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, और वेबसाइट में जरूर विजिट करिएगा, वहां मैंने आपको क्या है पूरे नोट्स आपको अपलोड कर दिए हैं। साथ ही आपको ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, जिससे आप कोर्स वगैरह आपको क्या है ज्वाइन हो सके कोर्स में। ओके, और वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा नोट्स के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।